नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जामुन का पेड़ का पाठ का भाग 2 लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ। भाग 1 हमने पढ़ लिया था। ये छात्रों मैं आपको बता चुकी थी, एक व्यंग्यात्मक पाठ है, हास्य भी है, इसमें व्यंग भी है। व्यंग किस पे है? सरकारी तंत्र की कार्य व्यवस्था पर और मनुष्य होते हुए भी अमानवीय व्यवहार पर करारा व्यंग कृष्णचंद्र जी ने किया है और उसी का भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि किस तरह से चारों तरफ उस दबे हुए आदमी के चारों तरफ पुलिस लग जाती है और पुलिस माली को इजाज़त देता है कि वो दबे हुए आदमी को खाना खिलाए। माली ने दबे हुए आदमी को कहा कि तुम्हारी फाइल अब चल रही है, उम्मीद है कल फैसला आएगा। दबा हुआ आदमी भी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ तना तुम्हारा कूल्हे पर नहीं गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर से कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस नहीं है। वारिस मीन्स तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे रिलेटिव नहीं है, तो मुझे उनका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। ऐसे माली ने उससे अपनी भावनाएं व्यक्त की और किस तरह से आगे उसने बहुत सारी उसको सद्भावनाएं दी कि किस तरह से मैं उन्हें बताने का प्रयास करूंगा। किस तरह से दबे हुए आदमी की आवाज़ आती है, मैं लावारिस हूँ। माली खेद प्रकट करते हुए कहा, वहाँ से हट गया था। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता है। उसने लिखा था, आश्चर्य है कि इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम चलाने ऊंचे स्तर पर चल रहे थे तो हमारे देश में एक ऐसे सरकारी अफसर मौजूद थे जो पेड़ों को काटने का सुझाव दे रहे थे। वह एक फलदार पेड़ को, जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता को बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं देता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंच लेने का, अगर पेड़ को काटा नहीं जाएगा तो इस आदमी को ही काट निकाल लिया जाए। और यह देखिए कि उस आदमी के इशारे से बताया कि अगर इस आदमी को ठीक बीच से ही यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर आधा आदमी उधर निकल आएगा, आधा आदमी उधर बाहर आकर पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह ठीक भी कहना है, क्लर्क ने बोला। इस तरह से सोचो छात्रों की किस तरह की व्यंग्यात्मक बातें लेखक ने लिखी हैं। आगे आदमी को काटने की युक्ति प्रस्तुत करने वाले भरपूर विरोध किया। आप जानते हैं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, मैं उसको समझता हूँ। अगर आदमी को बीचों बीच से काट निकला जाए तो प्लास्टिक सर्जरी धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी गई और मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारे सर्जन की छानबीन की, नाड़ी गति सब कुछ परखा और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा, इसीलिए ये फैसला भी रद्द हो गया। रात में माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटेरिएटों की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब ठीक होगा। यह बात सुनकर दबे हुए आदमी ने कहा, ये तो माना कि तबाफुल न करेंगे लेकिन खाक हो जाएंगे, हम तुमको खबर नहीं होगी। अर्थात जो दबा हुआ आदमी कहा कि ये मैंने माना है कि मैं कोई परेशानी नहीं करूँगा, परंतु जब तक ये फैसला होगा तब तक मैं मर चुका हूँगा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई और चकित भाव से कहा, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिलाकर कहा। दूसरे दिन माली ने चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क और सारे झुंड तक ये बात फैल चुकी थी कि वह व्यक्ति क्या है? शायर है। अब झुंड उमड़ चुका कि व्यक्ति शायर है। भांति भांति के कवि आ गए। क्लर्क साहित्य और कविता में लगाव था, रुक गए। सब चीज़ें वैसे ही फैल गई और साहित्यकार कविताएं दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क आपको अपनी कविता आलोचना करने को मजबूर करने लगे। यह सब पता चला। दबा हुआ आदमी कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी का फैसला आया। चूंकि दबा हुआ आदमी कवि है इसीलिए इस फाइल का संबंध
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ना है, हॉर्टिकल्चर से है, कल्चरल डिपार्टमेंट से इसका संबंध है, यह वो कहने लगे। ठीक है, और किस तरह से फाइल डिपार्टमेंट से अनेक विभागों से गुजरते हुए अब साहित्य अकादमी के सेक्रेटरीट के पास पहुँचे। बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम एक कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। दबे हुए आदमी की आवाज़ दिया। उसका किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ? दबे आदमी ने हुंकार से सिर हिलाया। क्या तुम्हारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई। हमसे कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ से बाहर निकालिए। ऐसा किसने बोला? दबे हुए व्यक्ति ने। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला। फौरन उसने अपने विभाग को रिपोर्ट दी। दूसरे दिन भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। ऐसा किसने बोला? उस दबे हुए आदमी ने कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और दुख से है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हमने तो यहाँ तक कर लिया। अब तुम मर जाओ, तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम्हें दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर लेंगे। मैं अभी जीवित हूँ, ऐसा दबे हुए आदमी ने कहा। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, मुसीबत है। यह है सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात का नहीं है, आरी कुल्हारी से संबंधित है। सरकार उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। ऐसा किसने कहा? माली ने। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर किसी तरह वह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी समय से जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी कुल्हाड़ी आरी लेकर पहुंचे तो उसको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात को काफ़ी अंदेशा होगा कि पिटोनिया सरकार ने हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर राजू के संबंधों का सवाल। दूसरे क्लर्क पहले क्लर्क को समझाता और यह भी समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उसकी मित्रता के खातिर एक आदमी को जीवित का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे पर वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उसके सामने पेश करेगा। जो वे फैसले देंगे वही सबको स्वीकार होगी। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते ही आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। ऐसा कौन बोल रहा है? सुपरिटेंडेंट ऐसा बोलता है। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखें पुतली निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह की ओर जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। यह पाठ एक व्यंग्यात्मक पाठ
छात्रों, जो हमने आज पढ़ा कि किस तरह से फाइलें दफ्तरों में घूमती रही परंतु व्यक्ति की जान चली गई। और वास्तव में ऐसा बहुत बार हमने देखा भी है कि कभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं हमारे देश में जो कि न्याय जिस समय आवश्यकता होती है उस समय न्याय नहीं मिल पाता और व्यक्ति की जीवन चले जाने के बाद न्याय मिलता है तो वो व्यर्थ न्याय होता है। और वास्तव में ऐसी घटना के माध्यम से कृष्णचंद्र जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में हमें बहुत चीज़ों को बढ़ाना चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। जो घटनाएं आसानी से किसी के जीवन के हित के लिए हों उसे हमें उसी समय हल कर देना चाहिए और जिससे कि दूसरों को भी दिक्कत ना हो। कई चीज़ें दिखावे के लिए आवश्यक नहीं है, एक मनुष्यता हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हम आए दिन सड़कों में ऐसे हादसे देखते हैं परंतु कोई भी आसानी से वहाँ तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये रहता है कि फंसने के डर, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, हम स्वयं उस चीज़ से बच जाते हैं। परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि जो लोग दुर्घटना में मर रहे हैं उनको जीवन देना, उनको बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और वास्तव में यही सबसे बड़ा मनुष्य का गुण है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। तो छात्रों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले एक मनुष्यता का गुण, दूसरों की सहायता सबसे पहले है। बाद में जो ये जितने भी नियम और कानून बनाए गए हैं वो बाद में आते हैं। और साथ में ही ये हमारे सरकारी तंत्र पर एक करारा व्यंग है कि हम मनुष्य की भावनाओं को हम संवेदन शून्य हो जाते हैं और सिर्फ कार्यालय कागजों में ही हमारी जो बातें हैं वो घूमती रह जाती हैं। तो आज के लिए ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। एक व्यंग्यात्मक पाठ था, एक छोटा सा पाठ था और किस तरह से कुछ प्रश्न भी हैं, बहुत आसान और साधारण से प्रश्न हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी और इसकी नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगी। बहुत ही टोटल 4 प्रश्न इसमें हैं और 4 प्रश्न में से ऐसा कोई भी नहीं है कि जो समझ में ना आने वाला हो। मैं एक प्रश्न है जैसे कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? क्योंकि पेड़ क्या था, एक रसीला फलदार था और उन्होंने कहा कि कृषि विभाग का खेती बाड़ी से काम होता है न कि फलों से और फलों के पेड़ों से, इसलिए। ठीक है। और इस पाठ में सरकार ने किन किन विभागों की चर्चा की है? तो मेडिकल विभाग हो गया, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। व्यापार विभाग की बात की गई है, इसमें विदेश मंत्रालय की बात की है, कल्चरल डिपार्टमेंट की बात की, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट की बात इस पाठ में की गई है। अगले भाग में मैं फिर से उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।